बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका और इस अमरीका में तारकीन वतन के साथ क्या कुछ किया जा रहा है और पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है, इन तमाम पहलुओं को हमने एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में आप तमाम दोस्तों के लिए तैयार किया। जाकर इसे जरूर देखिएगा। पाकिस्तान में अदलिया को दबाने के लिए 26वीं तरमीम लेकर आए, लेकिन अदलिया में कुछ ऐसे दोस्त थे, कुछ ऐसे मुजाहिद थे जो आज भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख की 2025 में जो सबसे बड़ी खबर थी वो जजिस का इंसाफ के लिए दूसरी अदालत का दरवाजा खटखटाना। कादी साहब के लोग मिसालें देते हैं, लेकिन आज भी उन्होंने वो मनी ट्रेल नहीं दिया जो उनसे अदालत से सवाल किया गया। ये 6 जज अपनी आज़ादी के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने इन तमाम जजेस को नहीं दिखाया। ये मामला यहाँ नहीं रुका और कुछ लोग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस लेकर जी पहुंच गए और इस रेफरेंस में सरदार इजाज इसाक खान साहब को उनके हल्फ की पासदारी क्या होती है ये याद करवाया जा रहा है कि उन्होंने जी अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। मौकिफ क्या अपनाया गया और ये जो साहब हैं शिकायत लेकर जो गए हैं इनकी तरफ से क्या मौकिफ अपनाया गया है। वकास मलिक साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये इस्लामाबाद के जी एक वकील हैं, उनकी तरफ से ये रेफरेंस दायर किया गया जिसमें कहा गया कि इन्होंने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की और जाती मफाद की खातिर फैसलों में ताखीर की। गौर कीजिएगा कि जाती मफाद की खातिर फैसलों में ताखीर कर रहे हैं। भाईजान, ये तो फिर पूरी जो सुप्रीम कोर्ट और जितनी आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठी है इनको तो फौरी तौर पर इन तमाम जजेस को पकड़कर कहीं बंद कर देना चाहिए और उनसे ये सवाल करें कि इमरान खान के केसेस पर आप तारीख नहीं देते, आपको दरखास्त करनी पड़ती है कि जल्दी हेयरिंग की और उसमें भी तारीख नहीं मिलती, कोई हुक्म नहीं आता। सारे लोगों को पीर की तारीख दी जा रही थी, लेकिन इमरान खान के केस के ऊपर उन्हें अक्टूबर में एक तारीख दे दी जाती है। तो ये फैसला और ये जो रेफरेंस आप लोगों ने जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब के हवाले से दायर किया, ये तो फिर जस्टिस मिनहास, जस्टिस डोगर, जस्टिस उमर फारूक साहब जो हैं, इन तमाम जजिस पर और इस कबीले से ताल्लुक रखने वाले तमाम जो जज साहिबान हैं उनके ऊपर ये रेफरेंस दायर होगा, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी मर्जी से जब वो चाहते हैं अदालतें खुलती हैं और अदालतों से उनकी मर्जी का इंसाफ उनको दे दिया जाता है। आम बंदे और पाकिस्तान में जजेस के लिए जो आइन और कानून के साथ खड़े हैं उनके लिए इंसाफ की कोई बात नहीं। और जब ये रेफरेंस फाइल हुआ तो मैंने इस्लामाबाद में जो बीट रिपोर्टर्स हैं उन्हें फोन करके ये जानने की कोशिश की कि पता तो करवाया जाए कि वकास मलिक साहब किस किस्म के वकील हैं, इनकी कोई शोहरत है, कोई क्रेडिबिलिटी है। तो आपको सुनकर हैरानगी होगी कि दोस्तों ने कंफर्म ये किया कि वकास मलिक के खिलाफ जजेस मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने पर तौहीन अदालत का एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी पेंडिंग है। जो शख्स जिस पे इल्जाम हो कि ये जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है वो एक रेफरेंस लेकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चला गया। चेहरा इनका है लेकिन हाथ किसी और का, और इस केस के पीछे पाकिस्तान के वो लोग, वो इदारे जो जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब को पसंद नहीं करते, उनका हाथ है। अब सरदार साहब ने ऐसा क्या किया ये भी आपके सामने जो पूरा एक सिलसिला है इनसे मुतल्लिक और जहां पे इनकी फाइल तैयार हो रही थी, पता ही चला जी कि इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से जितने भी केसेस सरदार साहब के पास गए तो उसमें उनके रिमार्क्स बड़े सख्त थे। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, एजेंसी, सेक्टर कमांडर, इनके नाम ले लेकर उन पर तनकीद करते थे और इन्होंने जेलर साहब को मुत्तादिद दफा तलब किया तो इन्हें अदालत के नोटिस हुए। तो अब इनसे बदला लिया जा रहा है और बदला क्या है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम एजेंसीज के मुतालिक बात करो और जो मुदाखलत है उसकी निशानदही करो, तो तुम्हें अब ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। मियां दाऊद साहब भी ये काम करते हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब से भी इसी तरह इस्तीफा लिया गया। फिर एक और जज थे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, उनके साथ भी यही सलूक किया गया। और ये एक नहीं है, कई ऐसे वकील आपको मिलेंगे, इन्हें हम कहते हैं जी कि पिटीशन वकील। ऐसे वकील हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल क्लोजली काम करते हैं और उन्हें रखा इसलिए जाता है कि इनके ज़रिए मुख्तलिफ अदालतों में पिटीशंस फाइल की जाती हैं, ये पैरवी कर रहे होते हैं, लेकिन असल काम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हो रहा होता है। अब ये सब कुछ तो हो गया, अब पता ही चल रहा है जी कि 5 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, जिसे आज मीडिया ने बिल्कुल भी कवरेज नहीं दी, कोई टिकट नहीं चला, कोई किसी लेवल पर भी इस पर बात नहीं हुई। और खबर ये आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान में से 2 ने लाहौर में मुकीम अपने एक हम ख्याल साबिक जज साहब से रब्ता किया
और उनसे इस वक्त मशवरा लिया जा रहा है कि वो अपने इन केसेस के अंदर किसी वकील को खड़ा करें या खुद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अपना केस लड़ें। तो हर तरफ से जी राय ये आ रही है कि ये एक ऐसा केस है जो सिर्फ आपकी ज़ात से इसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ से ताल्लुक है। जब आप खुद चलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे और तमाम जजेस जिनकी अपनी पर्सनल दरखास्तें हैं और उनमें खुद वो पिटिशनर हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपना मुकदमा खुद लड़ें और अदालतों के बेंचेस के सामने पेश होकर पाकिस्तान की आवाम को बताएं कि इस मुल्क में आइन और कानून को किस तरह रौंद कर एक अपना कानून लाया गया, और जिस मुल्क के अंदर जजेस खुद इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो सर, ये अगर नेशनल हेडलाइंस नहीं बनती कोई बात नहीं, इंटरनेशनल हेडलाइंस ज़रूर बनेंगी और इंटरनेशनल मीडिया इसे ज़रूर कवर करेगा। और फिर सोशल मीडिया, आपको नेशनल मीडिया, कितने लोग हैं जी जो आज पाकिस्तान में टेलीविजन चैनल्स को देखते हैं? बहुत कम आपको लोग मिलेंगे। और इन लोगों ने भी, इनकी भी जो 2 नंबरी क्या है, वो भी इमरान खान का नाम, इमरान खान की खबरें, इमरान खान से जुड़े हुए जो जुमले हैं उन्हें इस्तेमाल करके डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है वो इस वक्त डॉलर कमा रहे हैं। तो पाकिस्तान का मीडिया ना दिखाए कोई बात नहीं, लेकिन इसको पाकिस्तान का सोशल मीडिया भरपूर तरीके से जो है वो कवर करेगा। व्यूअर्स, अब खबर ये भी आ रही है कि 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी राब्ता हुआ है और उनसे भी इस वक्त सलाह मशवरा किया जा रहा है कि किस तरह इस केस को लीड किया जाए। याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस अतरमिल्ला, जस्टिस मंसूर और इसके साथ साथ जो बाकी इनके हम ख्याल जितने भी जजेस हैं उनसे भी इस सिलसिले में मशवरा जो है वो ज़रूर किया गया होगा और रास्ता क्या होगा इस पर गाइडेंस जो है वो ली जा रही है। अब एक खबर ये भी आ रही है इरफान सदीकी साहब के हवाले से, और उन्होंने और उनके साथ एक और सहाफ़ी ने भी इस हवाले से एक बड़ा क्लेम किया, और वो ये कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जजेस जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इस्तीफ़े आएंगे और अंदर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी और बाकी अदालतों से भी। और फिर ये क्या करेंगे जी, एक तहरीक के अंदर ये शामिल होकर पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान में ताकतवर हलकों के खिलाफ जो है एक मूवमेंट का आगाज़ होगा। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक ट्रैप है। जो आज सारा दिन मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो बताया ही जाता है, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, आपने भी इस पर अपनी राय का इजहार करना है, ये एक ट्रैप है। मौका ऐसा नहीं है कि तमाम धड़े मिलकर एक बड़ी तहरीक चला सकें। वो क्यों? पाकिस्तान में वकला बरादरी जो इस वक्त तकसीम हुई है। बार कौंसल जो है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हुकूमतों के हाथ में है। अगर आप ये समझें कि पाकिस्तान बार कौंसल इस तहरीक को लीड करेगी, कभी भी नहीं करेगी। अगर आप ये समझते हैं कि पंजाब बार कौंसल आपके साथ शामिल होगी, कभी भी आपके साथ नहीं जाएगी। ये 1-2 बार्स हैं और उन बार्स के अंदर मुखालफिन के धड़े हैं, यानी जो इस वक्त इक़्तिदार में उनके मुखालफिन के धड़े हैं जो आपको एक्टिव नज़र आते हैं। इसके अलावा तहरीक के अंदर वकला बरादरी का हर शहर से निकलना, हर बार से निकलना और इसे बड़ी तहरीक में कन्वर्ट करना शायद इतना आसान नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि अगर जजेस ने, ट्रैप क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर जजेस ने इस्तीफे दे दिए और वो तहरीक को लीड करें तो सर वो फिर तकरीरें ही होंगी, ना पाकिस्तान का मीडिया कवर करेगा, ना उससे एक रेजिस्टेंस पैदा होगा, बल्कि उल्टा मुकदमात होंगे। जिस तरह आज इस्लामाबाद में 70 वकला के ऊपर मुकदमात हुए, जो एक पैगाम दिया गया। तो जजेस अगर इन्होंने इस्तीफा देना होता, जस्टिस मंसूर साहब ने तो बहुत पहले दे चुके होते हैं। इसके साथ साथ जो बाकी जस्टिस आयशा मलिक हैं और बाकी जो दोस्त हैं, अगर उन्होंने इस्तीफा देना होता तो अब तक वो घर बैठे होते और वो जस्टिस एजाजुल हसन की तरह इस निज़ाम से लड़ने की बजाय घर बैठ चुके होते हैं। लेकिन ये जजेस इस्तीफा नहीं देंगे, ये वो मटेरियल नहीं है, बल्कि ये मैदान में रहकर लड़ेंगे। और मैदान क्या है? आपकी अपनी अदालत, और आप जब तक कुर्सी पर बैठे हैं इसी तरह इनके ज़मीर पर दस्तक आप देते रहेंगे। और अगर इन जज साहिबान ने भी इस्तीफा देना होता ना तो ये खत ना लिखते, काजी के ज़मीर को जगाने के लिए खत ना लिखा जाता, मुदाखलत के ऊपर खामोश हो जाते या अपना रास्ता तब्दील कर लेते। ये सर वो मटीरियल ही नहीं है कि जो इस्तीफ़ा देकर घर चला जाएगा। ये लड़ना जानते हैं, ये लड़ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इजहार यकजहती करते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ पहुंच गए हैं तो ये आगे भी लड़ेंगे। ये इस्तीफ़ा देने वाले जजेस नहीं हैं कि भाग जाएंगे और खामोश हो जाएंगे। ये निज़ाम में रहकर, मैदान में रहकर इस निज़ाम से ज़रूर लड़ेंगे। अब ये जो सेनेटर इरफान सदीकी साहब बातें कर रहे हैं, या एक और दोस्त हैं सहाफ़ी, उनकी तरफ से भी एक तरह से दावा किया गया, ये मुझे तो जी एक ट्रैप नजर लगता है। अगर सहाफ़ी तक बात होती तो मैं कहता कि शायद उनके पास कोई खबर है, कुछ जजेस जो है इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, पॉसिबल भी है जी। लेकिन इसके साथ इरफान सदीकी का आना और उनकी तरफ से बयान देना, ये मुझे कम से कम जो है वो एक ट्रैप लग रहा है। मैं आपको ये जो वकला के साथ हुआ क्या है आज इस्लामाबाद में, आपने देख लिया होगा, इंतज़ार हुसैन पंजोता और नईम पंजोता और फिर बाकी लोग जो हैं, और इनमें और भी लोग शामिल हैं। वाजिद गिलानी साहब की मुद्दत के अंदर एक मुकदमा दर्ज किया गया
और इसमें दहशतगर्दी की दफातें लगा दी गई हैं। किसी के पास चाकू था, किसी के पास छुरी थी, किसी ने हमला किया। वो वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। अब ये 70 वकला के ऊपर मुकदमा करने का असल मकसद क्या था? ताकि तहरीक को शुरू होने से पहले दबाया जा सके। आज एक मैसेज तो गया होगा ना, जो टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आपको ये खबर नहीं मिल रही। वो मैसेज क्या था कि खबरदार किसी ने इन जजेस की एक तस्वीर भी चलाई। और ये जो पैगाम जा रहा है ना कि बागी जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि इंसाफ दो, और इंसाफ देने वाले खुद इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, ये हेडलाइंस नहीं चलनी चाहिए। और फिर खबरदार किसी ने उन वकला को दिखाया जो इस वक्त तहरीक चला रहे हैं, इनके नाम नहीं आने चाहिए। और फिर उल्टा इन्होंने क्या किया, 70 लोगों पे जो मुकदमा कर दिया। रीज़न इज़ कि ये क्रश करना चाहते हैं ताकि बाकी बार्स को भी एक पैगाम जाए कि भाई अगर बाहर निकले तो वाजिद गिलानी जैसे लोग मौजूद हैं और वो तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। अब खबर के मुताबिक दहशतगर्दी की दफात के तहत इस्लामाबाद के वकला पर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाजिद गिलानी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ जी। नईम हैदर पंजोता, इंतजार पंजोता, एडवोकेट ईमान मजारी, जैनब जंजुआ, हादी अली चट्ठा के नाम शामिल हैं। चीफ जस्टिस इदारों के खिलाफ नारेबाजी और सदर वाजिद गिलानी पर हमले का इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया। सैयद वाजिद गिलानी की FIR के मुताबिक इंतजार पंजोता के पास चाकू, नईम पंजोता के पास छुरी थी। और पूरे वकवे की वीडियो है, ना चाकू मिला, ना छुरी मिली, ना पाक फौज के खिलाफ आपको नारे मिले। लेकिन मुकदमे के अंदर ही तमाम चीज़ें, तमाम लवाजमात जो डाल दिए गए हैं। पाकिस्तान में अगर आपने किसी को खामोश करवाना हो ना तो उसके खिलाफ आप दहशतगर्दी का मुकदमा बना दें, उसके खानदान के लोगों को उठाएं, आप उन्हें जदोकोप करें और आप उन्हें डराएं धमकाएं। ये हथियार है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब खबर ये भी आ रही है कि पुलिस की टीमें तश्कील दे दी गई हैं और नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गई हैं। देखें, अलीमा बीबी के ऊपर भी हमला हुआ था लेकिन कोई टीम तश्कील नहीं दी गई। वो जो एजाज़ SHO साहब हैं वो खामोशी से वहाँ पे खड़े रहे और मुर्गी ने अंडा दिया या नहीं दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल हुआ, वो भाग गए। फिर अगले दिन अब पता चलता है कि दोबारा से। तो पाकिस्तान में सर एक फस्तायत का माहौल है। आज मैं इंडोनेशिया के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा था। ये कुछ चीज़ें आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। हुआ सर ये है कि इंडोनेशिया में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब अंग्रेज़ गए हैं और ये जितनी भी कॉलोनीज थी बरतानवी राज की, जो कानून और जो इनके अपने जिसे ये आजकल कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं, जो उनके पास कागज़ थे, इन्होंने उसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया। उसमें कभी भी कोई तब्दीली नहीं आई, उसको इम्प्रूव नहीं किया गया। उसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल अंग्रेज़ ने बरसगीर के ऊपर जहाँ भी कॉलोनीज बनाई कब्जा किया। और मकसद ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि उनकी दौलत को हासिल किया जाए एंड देन टेक दैट बैक टू द क्राउन। यही उनका टारगेट था, उसमें वो कामयाब हो गए। अंग्रेज़ चला गया और पीछे जो उनकी बाकियात थी या फिर उस निज़ाम में जो कॉन्टीन्यूटी थी जिनके हवाले उन ममालिक को, उन कॉलोनीज को कर दिया गया, वो वहाँ पर राजा महाराजा और हुक्मरान बनकर बैठ गए। और फिर उन्होंने हर वो कानून जो अंग्रेज़ का बनाया हुआ था उसे इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान के अंदर भी सर यही हालात है। अंग्रेज़ चला गया लेकिन कानून अपना छोड़ गया। जागीरदार का जो निज़ाम है आज देख लें कि पूरे मुल्क के अंदर वो कायम है। और हमारी हर जो हुकूमत है और वो एक रियासत की तरह चलाई जा रही है, चाहे पंजाब की हुकूमत हो, चाहे सिंध की हुकूमत हो, चाहे बलोचिस्तान की या फिर KP की, आपको इसी किस्म का कानून मिलेगा। तो सर इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। आज जो कुछ हम देख रहे हैं, अब इंडोनेशिया की वो डॉक्यूमेंट्री तैयार हो रही है, उसमें बहुत ही तल्ख हकाइक हैं कि किस तरह एक फ़ौजी ने उस मुल्क के ऊपर कब्जा किया, फ़ौज कितनी करप्ट थी और किस तरह से वो कई बरसों से अपनी आवाम का इस्तेहसाल करते रहे। और फिर कुछ ख़ानदान, मैं तो वो फिगर्स ही देखकर हैरान रह गया कि उन्होंने अपने बच्चों तक के अलाउंसेस लगाए हुए थे, अपने बीवी का अलाउंस, अपने बेटे का अलाउंस, इसके साथ साथ घर का अलाउंस और अपने जो उनके जितने भी जो मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहें भी 10-10 गुना हैं इंडोनेशिया में। ये भी एक वजह बनी वहाँ पे इनकलाब जो आया, तो उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। अब पता ये भी चलता है अगर आप उस वीडियो को देखें, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, कि असल मामला था क्या। सर खबर के मुताबिक जब तल्ख कलामी हुई तो सुलह जोई की खातिर एडवोकेट ईमान मजारी ने यह नारा लगाया कि कदम बढ़ाओ वाजिद गिलानी, हम तुम्हारे साथ हैं। वो वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पर। जबकि एडवोकेट हादी अली चट्ठा ने नारा बुलंद किया कि वाजिद गिलानी जिंदाबाद, आप देख सकते हैं। लेकिन इन्हीं के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर दिए गए हैं। नईम हैदर पंजोता के मुताबिक इस मुकदमे की वजह अनाद ये है कि सदर इस्लामाबाद बार से वकला ने यह कहा कि आपने वोट लेने से पहले वादा किया था, आप कानून और आइन के साथ खड़े हैं, आप अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे। सदर साहब जज्बाती होके हमलावर हुए, जब आगे से रोका गया तो सदर साहब सदर का कार्ड ले आए और उल्टा वकला पर पर्चा उन्होंने कटवा दिया।
इतना सा सवाल किया गया कि आप लीड करें, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन सदर साहब बात उनको नागवारा गुजरी, गालियां निकाली और जबरन हमारे ऊपर हमलावर हुए और कहा कि मैं आपके वोटों से नहीं आया। कुछ वकला को यहां तक कह दिया कि वो बार के मेंबर भी नहीं। अब ये वाजिद गिलानी साहब कौन है? जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जी सदर हैं। तहरीके इंसाफ के वोटों से सदर बने। उस वक्त ये वोट तहरीके इंसाफ के लोगों से इमरान खान के नाम पर हासिल करते रहे। फिर 26वीं तरमीम में हुकूमत का इन्होंने भरपूर तरीके से साथ दिया और फिर तहरीके इंसाफ के वकला से किए गए वादों से ये मुकर गए और मुखालफिन के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया और फिर आजम नजीर तारड़ से इनकी मुलाकातें होती रही हैं, इनको ग्रांट्स मिलती रही हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि इनकी बहुत सारी पिक्चर्स जस्टिस डोगर साहब के साथ भी हैं। यानी पूरा बार और बेंच इस वक्त एक दूसरे के साथ कॉपरेशन आपको करता हुआ नजर आएगा। आज एक और भी अफसोसनाक खबर है जी। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल हसन रजा पाशा के ऑफिस पर नामालूम अफराद की जी फायरिंग है और बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये पैगाम था। अब ये हसन रजा पाशा साहब जो हैं मेंबर हैं जी पाकिस्तान बार कौंसिल के, तो इन्होंने भी बड़ा टफ टाइम दिया है। अब ये किस वजह से फायरिंग हुई, ये फायरिंग करने वाले कौन थे, ये भी खबर आपको आपके नेशनल मीडिया पे नहीं मिलेगी। और अफसोस की बात है जी कि एक ज़बरदस्त किस्म की सेंसरशिप जो है वो हो रही है और पाकिस्तान में सच को या कम से कम हकाइक तो दिखा दो, कोई वाकया होता है उसको रिपोर्ट तो करें। और हम जितने भी पाकिस्तान में जो हमारे दोस्त सहाफ़ी हैं वो अब इस निज़ाम के हाथों मुकम्मल तौर पे जरकमाल हो चुके हैं। वो जंग अखबार में एक वक्त था और ये दौर है जी ज़ियाउल हक का, और जब भी कोई खबर सेंसर कर दी जाती तो उसका भी एक तरीक़ाकार निकाला गया खामोशी के साथ। कोई एहतजाज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को ये ज़रूर पता चल जाता था कि कल रात को किसी के कहने पर किसी खबर को सेंसर कर दिया गया। अब मिसाल के तौर पर फ्रंट के ऊपर फ्रंट पेज पे अगर कोई खबर छपनी थी और वो नहीं छप सकी, किसी का फ़ोन आ गया, तो वो क्या करते कि उस जगह को खाली छोड़ देते और पूरी आवाम को ये मालूम हो जाता कि कल कोई ऐसी खबर है जिसे रियासत छुपाना चाहती है और हुक्म आ गया कि इसको आपने छापना नहीं है। तो हर दौर में सेंसरशिप हुई है, लेकिन उसके ऊपर इतनी खामोशी जो आज हम देख रहे हैं इससे पहले कभी भी नहीं थी। और मैं भी आपको ये भी खबर दे दूं कि बुशरा बीबी की जी तबीयत नासाज है और जो रिपोर्ट आई है अडाला जेल में डॉक्टर्स की टीम जी पहुंची है और बुशरा बीबी का जो चेकअप किया गया, इससे ज़्यादा खबर बाहर नहीं है। लेकिन ये ज़रूर बताया जाता है, नईम हैदर पंजोता ने इससे पहले भी रिपोर्ट किया और वो क्या था कि बुशरा इमरान खान साहिबा की तबीयत काफ़ी अरसे से ख़राब है, लेकिन उनको डॉक्टर की सहूलत नहीं दी जा रही। पिम्स की टीम इमरजेंसी में अडाला पहुंची। बीबी साहिबा को शौकत खानम के डॉक्टर्स की एक्सेस दी जाए, हमें उनकी सेहत के हवाले से शदीद खदशात लाहक हैं, उनके ज़ाती मॉलेज उनका चेकअप करें। ये तो इमरान खान को उन्होंने एक्सेस नहीं दिया, तो बुशरा बीबी को क्यों एक्सेस दिया जाएगा? सर, बुशरा बीबी पर जुल्म करते हैं और ये इमरान खान को तोड़ने की कोशिश है। कल मैंने बुशरा बीबी ने जो इमरान खान से उनकी मुलाकात होती रही और जो आपस में गुफ्तगू होती है, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ वो 9 नकात में बताया कि इमरान खान किस किस्म की जेल में रहकर कुर्बानी दे रहा है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो एक लीडर से महरूम हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान को एक लीडर की ज़रूरत है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। और उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें बुशरा बीबी की वो तमाम गुफ्तगू मौजूद है। तो आज बुशरा बीबी के हवाले से खबर आई है। इससे पहले भी बुशरा बीबी अपनी जेल की जो उनका सेल है उसकी कंडीशन को बड़ी तफसील के साथ एलेबोरेट कर चुकी हैं और बता चुकी हैं कि वहाँ पे छत से चूहे गिरते हैं, पानी की कमी है, गंदा पानी दिया जाता है और फिर ये भी बताया जाता है जी कि सर दर्द, चक्कर और इसके साथ साथ जो उन्होंने अपनी सेहत है उस पर अपने वकला को अपडेट किया है। तो डॉक्टर्स की टीम पहुंची है जी और 2 ख़वातीन डॉक्टर्स भी उसके अंदर शामिल हैं और ये खबर पाकिस्तान के मीडिया पे जी रिपोर्ट हुई है। पिम्स की 4 रुकनी टीम जिसने बुशरा बीबी को जाके चेकअप जो है उनका किया है। मैं आपको फिर ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब क़यादत का इम्तिहान है। ये जो कुछ मंजर मैंने आपके सामने रखा, वकला अपनी जंग लड़ रहे हैं और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पहुँच गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वोट मिला था वो वोट इसलिए मिला था कि जमहूरियत पाकिस्तान की आवाम के हाथ में हो। वो इसलिए नहीं मिला था कि ये लोग इमरान खान के नाम पर वोट लेकर अपनी अपनी पोजीशन पर खामोशी से बैठ जाएं और कुछ ना करें। हर शख्स, हर वकील, हर जज अगर लड़ सकता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्यों नहीं लड़ रहे? अब पेशावर का जलसा जी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और इम्तिहान इसलिए भी है कि एक तो जुनैद अकबर कहाँ स्टैंड करते हैं ये भी आपको पता लग जाएगा कि इनके इख्तलाफात अली मीन गंडापुर से ख़त्म हुए या नहीं हुए
और फिर दूसरी तरफ ये पाकिस्तान की आवाम को वहाँ पे इकट्ठा करना, लेकर जाना, और फिर आवाम का इनके ऊपर एतमाद। याद रखिएगा कि आवाम में इन लोगों को लेकर बहुत गुस्सा है। हलीमा खान सिर्फ आपको खान साहब के केसेस के हवाले से एक्टिव नजर आएंगी। पार्टी का कोई लायामल नहीं है कहीं पर भी। एहतजाज आज होना चाहिए था लेकिन लोगों ने नहीं किया। अब जुनेद अकबर साहब ये कहते हैं कि 27 तारीख का जलसा खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। इमरान खान की कॉल पर कौम लब्बैक कहेगी और नई तारीख जो है वो रकम करेगी। मैं आपको ये भी खबर दे दूं, और ये खबर आ रही है जी यमन से। यमन की समंदरी हदूद में एलपीजी लेकर जाने वाले बहरी जहाज़ पर ड्रोन हमले के बाद 24 पाकिस्तानी मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अयान, यासिर खान, जीशान एवान के अलावा अमले के 27 अफराद को बंदरगाह रासी ईसा पर यरगमाल बना लिया गया है और तमाम लोग 48 घंटे से महसूर बना कर रखे हुए हैं। और वर्षा ने हुकूमत से अपील की है कि फौरी एक्शन लेकर यमन हुकूमत से रब्ता करके इन तमाम लोगों को बाजियाब करवाया जाए। अल्लाह ताला जी रहम करे और जल्द से जल्द हुकूमत जो है वो रब्ता करे और देखें कि इनकी रिहाई कैसे मुमकिन है। मैं भी आपको ये खबर दूँ कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने एक क्लेम किया और वो ताहयात एक्सटेंशन के खिलाफ है। और ये ताहयात एक्सटेंशन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की नहीं है। आपके जहन में ये ख्याल होगा ये ताहयात एक्सटेंशन जिस शख्सियत के बारे में इन्होंने ये लबकुशाई की है वो हैं इज़्ज़त माब जनाब सरकार सिकंदर सुल्तान राजा साहब। और उनके बारे में क्या अल्फाज थे ये ज़रा सुने। वो कहते हैं कि ताहयात एक्सटेंशन के हक़ में नहीं हूँ, खुदारा किसी अच्छे और ईमानदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाएं। हम कहते हैं कि जब तक सिकंदर सुल्तान राजा नहीं मरेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा। तो कानून भी तो आप लोगों ने बनाया ना, ये कोई ऊपर से तो नाजिल नहीं हुआ। दस्तखत आपके मौजूद हैं, आपके बाऊजी, आपके ससुर साहब, आपके उनके जो छोटे भाई हैं, और फिर बाकी पार्टी के लोग, और फिर इस्टेब्लिशमेंट, और फिर आपके इत्तेहादी। यार पहले कानून आप लोगों ने बनाया है, किसी ने आपको ज़बरदस्ती कानून बनाने के लिए नहीं कहा था। ये उस डील का उस पैकेज में सर शायद कैप्टन साहब को शायद नहीं बिठाया होगा ना। उस पैकेज डील जब हो रही होगी उसमें कैप्टन सफदर मौजूद नहीं होंगे। और आज वो कमिश्नर साहब के ऊपर इस तरह से उन्होंने अपनी तोपों का रुख कर दिया। लगता सर ये कि किसी बंदे को ना अपनी पार्टी के लाकर उस कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं, और इनको इसलिए भी रखा हुआ है कि तनकीद करते रहो कि इलेक्शन कमिश्नर ने हमें हरा दिया। इस्टेब्लिशमेंट को भी हल्का हल्का जो है ना वो तुम साथ तो उन पर तनकीद जारी रखो। और फिर आज तो उन्होंने कह दिया कि जब तक ये मरेगा नहीं ये कुर्सी पर बैठा रहेगा। इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। आप तमाम दोस्तों का इस बारे में जो भी कमेंट है वो ज़रूर भेजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।